Good morning, student. Myself Alok Singh, Assistant Professor of Life Science. आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक विषय जोड़ा गया है वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत। जो सब्जेक्ट है उसका नाम है मेडिकल डायग्नोस्टिक। मेडिकल डायग्नोस्टिक के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ आना चाहिए कि एक्चुअली जो हमारा विषय है मेडिकल डायग्नोस्टिक, इसका मतलब क्या है। मेडिकल डायग्नोस्टिक का बड़ा सीधा मतलब है कि यदि कोई रोग होता है किसी व्यक्ति को अगर कोई डिसीज होती है और यदि वो हॉस्पिटल पहुंचता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस चेक करता है कि एक्चुअली उसको कौन सा रोग हुआ है, कौन सी डिसीज हुई है। उसके आधार पर वो कहना चाहिए कि ट्रीटमेंट प्लान करता है। लेकिन जो डायग्नोसिस होती है उस डायग्नोसिस में मेडिकल डायग्नोस्टिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मेडिकल डायग्नोस्टिक को आप सीधे तौर पर पैथोलॉजिकल टेस्टिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ऐसे टेस्ट जो हम पैथोलॉजी लेबोरेटरी पर जाकर करते हैं, एग्जाम्पल उसके कई सारे हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट हो सकता है, यूरिन टेस्ट हो सकता है, वॉमिट के माध्यम से टेस्टिंग की जाती है, इसके बाद स्टूल होता है। पस अपने आप में एक एग्जाम्पल बन सकता है। अलग अलग सैंपल्स के माध्यम से अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं और उन टेस्ट रिजल्ट के आधार पर कोई भी डॉक्टर किसी रोग का आकलन करता है। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड की, कि एक्चुअली हमारा जो ब्लड है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और उनकी उपयोगिता क्या होती है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि एक्चुअली ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड। ब्लड के बारे में बोला गया, ब्लड का अगर आंसर हम निकालें कि एक्चुअली ब्लड क्या है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक संयोजी ऊतक की तरह फंक्शन करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब मैं बोलता हूँ कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर एक और प्रश्न जनरेट होता है कि एक्चुअली टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। आपको मैं बता दूं कि टिश्यूज जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट नोट कर सकते हैं आप लोग एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हिंदी में हम लोग उपकला ऊतक कहते हैं। सेकंड जो होता है वो है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। थर्ड इज मस्क्यूलर टिश्यू, हिंदी में हम पेशीय ऊतक के नाम से जानते हैं। एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तो दूसरे नंबर का जो हमारा टिश्यू था वो था कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं, ऐसा टिश्यू जो 2 ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव में एक सब आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्टिव को हम संयोजन के नाम से भी जानते हैं, यहीं से आंसर उठाया जा सकता है। ऐसा टिश्यू जो 2 अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल बनता है। कनेक्टिव टिश्यूज के कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उनमें से ब्लड एक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा ब्लड इज द, अगर हम डेफिनेशन की ओर चलें कि एक्चुअली ब्लड क्या फंक्शन कर रहा है। ब्लड इज द लाइफ मेंटेनिंग फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू द एंटायर बॉडी। अल्टीमेटली ब्लड को हम लाइफ मेंटेनिंग फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अगले प्रश्न की ओर चले जो कि ब्लड से ही संबंधित है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या कार्य है। पहला प्रश्न क्या था कि एक्चुअली ब्लड क्या है। ब्लड के बारे में हम लोगों ने जाना कि ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक की तरह व्यवहार करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और अल्टीमेटली ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन है कि ब्लड का फंक्शन क्या है। फंक्शन चेक करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट यहाँ पर है, ब्लड कैरीज द फॉलोइंग टू द बॉडी टिश्यू। ब्लड कौन कौन सी चीज़ों को हमारे टिश्यूज में प्रोवाइड करता है। नंबर पहला है नरिशमेंट। एक्चुअली ब्लड जो है वो हमारे टिश्यूज को, हमारी सेल्स को नरिश करने का काम करता है। डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। जब हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, जैसे हिंदी में हम पोषक कहते हैं, अलग अलग प्रकार के पोषक होते हैं, नोट करना चाहिए आपको, लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट। ग्लूकोज को कहीं ना कहीं हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में समझेंगे। रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर हम नरिशमेंट की बात कर रहे हैं कि ब्लड हमारे टिश्यूज को, हमारी सेल्स को नरिश कर रहा है, किसके थ्रू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के माध्यम से। फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। अगले पॉइंट की ओर अगर हम जाएं, एक्चुअली ब्लड जो है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हमारे टिश्यूज को, हमारी सेल्स को प्रोवाइड कर रहा है।
करता है। पहला पॉइंट था कि ये नरिशमेंट कर रहा है, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो जब क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि एक्चुअली सोडियम और पोटेशियम को ये हमारे टिश्यूज और सेल्स को प्रोवाइड कर रहा है। सोडियम पोटेशियम को हम इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में समझते हैं और भी नोट डाउन कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये कहीं ना कहीं सॉल्ट के नाम से जाने जाते हैं या इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जाने जाते हैं, जिनको ब्लड हमारी कोशिकाओं को और हमारे टिश्यूज को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड के माध्यम से हमारे टिश्यूज और हमारे सेल्स को हार्मोन्स मिलता है। हार्मोन्स के बारे में बोला गया, हार्मोन्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डेफिनेशन है, नोट करना चाहिए आपको। हार्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर। जनरली ये टारगेट सेल्स को स्टिमुलेट करता है और बिलीव करें हार्मोन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मोस्ट एसेंशियल पार्ट लेता है। तो अगर बाय द वे हम ये कहें कि कोई एक ह्यूमन बॉडी नॉर्मल स्ट्रक्चर में है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स की कमी या अधिकता होती है सो ह्यूमन बॉडी एबनॉर्मल फंक्शन करता है। कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा हार्मोन्स के। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन, राइट। सो अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन, जैसे मैंने लिखा कि ग्रोथ हार्मोन काम क्या करता है। सो ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ को डिसाइड करता है। आपने एक एग्जांपल और मैं दूंगा, आपने सर्कस में देखे होंगे कि काफ़ी कम हाइटेड लोग होते हैं, है ना, जैसे हम ड्रॉफ के नाम से जानते हैं, डॉर्फ। अल्टीमेटली उनमें ग्रोथ हार्मोन्स की कमी के कारण वो प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि बहुत कम हाइटेड कैंडिडेट है तो उसमें हार्मोन पार्टिसिपेट कर रहा है, लाइक ग्रोथ हार्मोन की कमी है। और अगर बाय द वे हम ऐसे कैंडिडेट को इमेजिन करें जो कि 7 to 8 फीट का है तो वो भी कहीं ना कहीं एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो जो उसकी ऑप्टिमम कंडीशन है या उसकी जो नियत कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा मात्रा में रिलीज हुआ है, जिसके कारण जो मनुष्य का शरीर है वो 7 से 8 फीट का हो गया है। यहाँ पर मैं एक लाइन और जोड़ूंगा हार्मोन को लेकर कि एक मेल कैंडिडेट मेल के कैरेक्टर शो ऑफ करता है बिकॉज ऑफ हार्मोन और एक फीमेल के कैरेक्टर्स दिखाती है बिकॉज ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन्स की महत्वता को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ब्लड के माध्यम से हार्मोन हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन में सर्कुलेट होता है। ब्लड के माध्यम से विटामिन भी हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक सर्कुलेट होता है। विटामिन के बारे में कहा गया कि विटामिन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कार्बनिक कंपाउंड होता है जिसका सिंथेसिस हमारा शरीर नहीं करता और विटामिन की लगातार हमारे शरीर को आवश्यकता होती है जिंदगी भर दूसरे पादपों अथवा एनिमल्स के माध्यम से। विटामिन भी हमारी वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मान लो ये हम समझें कि विटामिन की कमी हो जाए तो उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। विटामिन की कमी से हमें डिफरेंट टाइप की डिसीजेस देखने को मिलती हैं। कुछ के नाम में सुझा रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग पैदा होता है। ये जो भी पॉइंट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट करना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग पैदा होता है। वहीं अगर विटामिन डी की बात करें जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। ये बहुत हमने छोटी क्लासेस में पढ़कर आए, 9th-10th में पढ़ने के लिए मिलता है। नाउ दैट ब्लड जो है वो एंटीबॉडीज़ को सर्कुलेट करता है। हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जिसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं, जैसे IgA। यहाँ पर IgA का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। हम एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं। लाइक एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रोटीन के माध्यम से बनी होती हैं। 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है A का, IgA, IgG, IgD, IgM वो उदाहरण हैं जो कि एंटीबॉडीज़ के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्लड हमारे टिश्यूज और सेल्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारी सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विदाउट ऑक्सीजन हमारी सेल परफॉर्म नहीं करेगी, वो डेथ के लिए जाएगी। तो सभी सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन सर्कुलेट करने में ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इम्यून सेल को
डैमेज टिश्यूज तक पहुंचाने में ब्लड पार्टिसिपेट करता है। नाउ दैट अगर हम बात करें कि ब्लड टिश्यूज से लेता क्या है, अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि टिश्यूज और सेल्स को ब्लड दे क्या रहा है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कि एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको टिश्यूज के माध्यम से ब्लड लेता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम भी करता है। वेस्ट प्रोडक्ट में आपको एग्जाम्पल में देना चाहूँगा, एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं आप लोग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ और एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं लाइक यूरिया। तो यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इवन दैट क्रिएटिनिन जो है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने में ब्लड का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगली पीपीटी की ओर चलते हैं हम लोग। नाउ दैट कंपोजिशन की हम बात करेंगे कि एक्चुअली हमारा जो ब्लड है वो किन किन घटकों के माध्यम से बना हुआ है, उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली पहला पॉइंट जैसे निकल कर आता है कि जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। मैं एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि अगर बाय द वे आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि आप अपना ब्लड लेते हैं, राइट, उसको 30 मिनट के लिए यदि आप छोड़ते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम में कोई सॉलिड पार्टिकल बैठा हुआ दिखाई देगा और टेस्ट ट्यूब के ऊपरी भाग में हमें कुछ सुपर नेटेड भी देखने को मिलता है। तो कहने का मीन ये हुआ कि जो ब्लड होता है वो दो प्रकार के घटकों के माध्यम से बना है। एक को हम कह रहे हैं प्लाज्मा, जो कि कहीं ना कहीं हमें टेस्ट ट्यूब के ऊपरी भाग में दिखाई दे रहा है, और दूसरे को हम कहते हैं सॉलिड पोर्शन, जो कि सेल्स के नाम से जाना जाता है। सो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि हमारा जो ब्लड है वो दो घटकों से मिलकर बना है, सॉलिड लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जबकि सॉलिड्स को हम सेल के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रोटीन भी कहते हैं। कंटेंट लेते हैं हम लोग। एक्चुअली जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90 to 92% पार्ट जो होता है वो वाटर का होता है, और जो कि स्ट्रॉ के रंग जैसा होता है, जिसमें द्रव और अन्य कंटेंट का संचरण होता है। यह रक्त की मैट्रिक्स होती है। जो प्लाज्मा है इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वाटर के माध्यम से बना होता है। अगर हम वाटर के बारे में पढ़ें तो प्लाज्मा का अधिकांश भाग जल के माध्यम से बना हुआ है। जो जल है या वाटर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर द्रव के नाम से भी जाना जाता है। कोशिकाएं द्रव की जल संयोजन को सामान्य रखता है। दोनों क्रियाओं में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का विलय होता है। जल प्लाज्मा की कोशिकाओं, ऊतकों तथा कोशिकीय द्रवों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर सिंपल फॉर्म में हम समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली जो वाटर है, जो कि प्लाज्मा का अधिकांश भाग बनाता है, ये हमारी कोशिकाओं को हाइड्रेट करने का काम करता है, और शरीर के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, इन सभी को घोलक की तरह व्यवहार करता है, या सभी पदार्थों को घोलने का काम करता है। सभी सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने में वाटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। सो अगर भाई हम एल्बुमिन की बात कर रहे हैं तो एल्बुमिन हमारे लीवर के माध्यम से, लीवर में इसका सिंथेसिस होता है, लीवर में संश्लेषण होता है इसका। यह प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। यह प्लाज्मा में परासरणी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको गौर करिए, यह प्लाज्मा में परासरणी दाब को बनाए रखने तथा ताप को सामान्य रखने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम कंपोनेंट ऑफ द ब्लड की बात कर रहे हैं। 2 भागों में बटा हुआ है, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड को हम प्लाज्मा कह रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कलरलेस फॉर्म में पाया जाता है। उस प्लाज्मा के अंदर कई सारे दूसरे घटक पाए जा रहे हैं। पहले की हम चर्चा कर रहे हैं, उन घटकों में पहला घटक है, हम प्रोटीन की चर्चा कर रहे हैं। प्रोटीन, 3 प्रकार के प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। अगर हम एल्बुमिन की बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर हम प्रोटीन का टोटल कॉन्सेंट्रेशन की चर्चा करते हैं तो सबसे ज़्यादा एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुमिन कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में तथा टेम्परेचर को मेंटेन, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में एल्बुमिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबुलिन की। अगर हम बात करें ग्लोबुलिन, इसका निर्माण प्लाज्मा कोशिका तथा यकृत में होता है और ये 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। सामान्य तौर पर गामा ग्लोबुलिन का जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिख रखा है कि जो गामा ग्लोबुलिन का निर्माण लसिका तंतु, जिसे हम लिम्फ फाइबर्स भी कहते हैं, इनके माध्यम से होता है और कहीं ना कहीं ये एंटीबॉडीज की तरह व्यवहार करते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, ग्लोबुलिन टोटल प्रोटीन का 38 परसेंटाइल पार्ट बनाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ग्लोबुलिन हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बिल्डअप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यून सिस्टम की जब भी बात की जाती है, इसका सीधा मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर हमारा शरीर डिफरेंट टाइप की डिसीजेस से अगर फाइट कर रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जा रहे हैं और उन एंटीबॉडीज का निर्माण ग्लोबुलिन के माध्यम से होता है। तीसरे नंबर के अगर हम प्रोटीन की चर्चा करें, जिसे हम फाइब्रिनोजेन के नाम से जानते हैं, फाइब्रिनोजेन टोटल प्रोटीन का एटलीस्ट 37 परसेंटाइल पार्ट बनाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने में जा रहा हूँ, फाइब्रिनोजेन ब्लड कोगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लड कोगुलेशन का हिंदी मीनिंग होता है रक्त स्कंदन। यदि हमें किसी प्रकार की चोट लगती है तो उस चोट के दौरान अगर ब्लड निकल रहा है तो ब्लड कुछ समय के बाद कोगुलेट हो जाता है, उसका थक्काकरण होता है। सो अल्टीमेटली उस थक्काकरण में या उस कोगुलेशन में फाइब्रिनोजेन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। फाइब्रिनोजेन का निर्माण हमारा लीवर करता है, इस बात को भी हमें याद रखना है। तो 3 टाइप के हम लोगों ने प्रोटीन को डिस्कस किया। अगर हम अन्य घटकों की बात करें कि प्लाज्मा के अंदर ओके प्रोटीन घुला हुआ होता है, कुछ दूसरे घटक भी घुले हुए पाए जाते हैं। अन्य घटकों में प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट की हम चर्चा करते हैं। हमारा जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, उसमें प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट पाया जा रहा है। जब भी मैं इलेक्ट्रोलाइट कहता हूँ, आपको डायरेक्टली समझना है कि हम सोडियम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं। एक और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है, या एक फ्लो चार्ट आप समझ लें, जिसमें नॉर्मल वैल्यूज दी हुई हैं कि एक्चुअली हमारे ब्लड में सोडियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, पोटेशियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, कैल्शियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये नॉर्मल वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन नॉर्मल वैल्यूज से सॉल्ट कम या ज़्यादा होते हैं तो मान के चले कि हमारा शरीर असामान्य व्यवहार करेगा। एक टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को दे देता हूं कि अगर हम सोडियम की लो मात्रा की बात करते हैं तो इसे हम हाइपोनीट्रीमिया के नाम से जानते हैं। हाइपोनीट्रीमिया मीन दैट सोडियम का लो लेवल होना, और सोडियम की अधिकता की अगर हम बात करें तो हाइपरनीट्रीमिया के नाम से वो जाना जाता है, अगर सोडियम हमारे शरीर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अगर उपस्थित होता है तो। इलेक्ट्रोलाइट्स के काम क्या है? एक्चुअली अगर हमारे शरीर में सॉल्ट मटेरियल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, तो वो काम क्या कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करें आप। नंबर पहला काम है पेशियों का संकुचन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। हमारा शरीर अगर काम कर रहा है तो मसल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से काम कर रहा है, राइट? तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड इज संवेदनाओं का आदान प्रदान। बड़ी सिंपल सी बात है कि सोडियम की प्रेजेंस में ही हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव मोड में होते हैं। सोचने समझने की अगर हम क्षमता की बात कर रहे हैं तो उसमें न्यूरॉन्स काम करते हैं, तंत्रिका कोशिका काम करती है, और तंत्रिकाओं को विकसित करने में सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरे काम की अगर हम चर्चा करें, तीसरा हमारा जो फंक्शन है मिनरल्स का या इलेक्ट्रोलाइट का, वो है सॉल्ट, एसिड और बेस को बैलेंस करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा जो प्लाज्मा है, ब्लड कंपोनेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्लड कंपोनेंट में प्लाज्मा में कौन कौन से घटक घुले हुए रहते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की ओर चल रहे हैं, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट में जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को आपको लेके चलना है। ये वो विशेष प्रोटीन, विशेष पोषक तत्व हैं जो कि हमारी प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। हम ये कहते ही हैं कि बिना ग्लूकोज के कोई भी शरीर नहीं चल सकता, बिकॉज ग्लूकोज में कार्बन पाया जा रहा है।
तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के एक निश्चित लेवल की, तो ग्लूकोज का एक निश्चित लेवल हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। फैट का एक निश्चित लेवल, वसा का एक निश्चित लेवल हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, और प्रोटीन का भी एक निश्चित सांद्रता हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। ब्लड प्लाज्मा में गैस भी पाई जा रही है, लाइक ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्लड प्लाज्मा में कुछ मात्रा में घुलित होती है। दूसरे पॉइंट की ओर चले हम, हमारे ब्लड प्लाज्मा में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन को आप ले सकते हैं। ये वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं किडनी के माध्यम से शरीर से बाहर किए जाते हैं। हमारे ब्लड प्लाज्मा में कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, एग्जाम्पल है उसके हार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि कहीं ना कहीं ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, और ये हमारी वृद्धि एवं विकास को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे ब्लड प्लाज्मा में विटामिन भी पाए जाते हैं। विटामिन, याद रखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम से जाने जाते हैं, जबकि बी कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। जिस दिन हम लोग विटामिन को डिस्कस करेंगे उस दिन और ज़्यादा डीप में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। अगली चर्चा करते हैं हम लोग कि एक्चुअली जो हमारा ब्लड कंपोनेंट था उसमें पहला पार्ट तो प्लाज्मा का था, दूसरा हम बात करते हैं कि जो सॉलिड मटेरियल्स था वो ब्लड सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। ब्लड सेल्स में अलग अलग प्रकार की सेल्स हमारे ब्लड में उपस्थित होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की, या हमारे ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। नंबर फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, नंबर सेकंड है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। एंड नंबर थर्ड इज प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। तो ये टर्मिनोलॉजी कई दफ़ा एग्जाम्स में पूछी जाती है कि एक्चुअली एरिथ्रोसाइट्स का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन करें, या ल्यूकोसाइट का क्या मतलब होता है, थ्रोम्बोसाइट का क्या मतलब होता है। तो प्लीज़ आप लोगों को इन चीज़ों को याद रखना है। सो नंबर फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल। तो यदि हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, जिसे हम लाल रक्त कोशिका के नाम से भी जानते हैं, मानव शरीर की अकेली ऐसी कोशिका है जिसमें न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता। बड़ी इंपॉर्टेंट सी जो डेटा है मैं आपको दे रहा हूँ। मानव शरीर का अकेला ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता, बाकी सभी कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है। जनरली हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कैसे स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, याद रखिए, ये गोलाकार होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, सिक्कों की आकृति की होती हैं, और इनका जो डेंसिटी है या इनका जो डायमीटर है 7 to 8 माइक्रोमीटर का होता है। तो क्या क्या याद रखने वाली बात है कि एक्चुअली हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म में पाई जाती है, इनमें न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता। इनका जो जीवन काल है 120 दिन का होता है, 120 डेज का लाइफ साइकिल होता है रेड ब्लड सेल का। 120 दिन के पश्चात ये लीवर में पहुंचती हैं ब्लड सर्कुलेशन के दौरान, और ये इनका जो जीवन काल है वहाँ पर समाप्त हो जाता है, इन्हें तोड़ दिया जाता है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो बिलिरुबिन का निर्माण होता है, एंड बिलिरुबिन इज अ येलो कलर कंपोनेंट। पीलिया के केस में बिलिरुबिन की मात्रा ही बढ़ती है, और उसी को हम मेडिकल डायग्नोस्टिक के फॉर्म में या पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज में बिलिरुबिन के कंटेंट को ही चेक किया जाता है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। किस केस में? पीलिया के केस में। लाल रक्त कोशिकाओं के कार्य, एक ही काम बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ऑक्सीजन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने में लाल रक्त कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी सेल की ओर चलते हैं। हमारी जो दूसरी सेल थी, माफी चाहूंगा, रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। लाल रक्त कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता, लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट के नाम से जाना जाता है, एक रंजक के नाम से जाना जाता है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं को लाल रंग प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
हीमोग्लोबिन दो प्रकार के कंटेंट से मिलकर बना है, हिम एंड ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो ये बात आपको समझ आना चाहिए कि अगर आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखना है शरीर के अंदर तो आपको आयरन और प्रोटीन खाना होगा। अगली स्लाइड में लगता है कि हीमोग्लोबिन के नॉर्मल कंटेंट या नॉर्मल वैल्यूज आई थिंक मैंने दे रखा होगा, बिल्कुल सही। सो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि जो नॉर्मल वैल्यू है हीमोग्लोबिन की वो जैसे पुरुषों में दे रखा है 14 से 16 ग्राम के आसपास होना चाहिए। वहीं फीमेल्स में 12 से 15 ग्राम के आसपास हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। वहीं शिशुओं की अगर हम बात करें जिसे हम न्यूबॉर्न बेबीज भी कहते हैं, उनमें 14 से 20 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एक बात और आप लोग नोट कर लें, हीमोग्लोबिन का ही काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उस केस को हम अनीमिया के नाम से जानते हैं, जिसे आप क्लिनिकली पहचान सकते हो, फिजिकली पहचान सकते हो। ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखों की स्क्लेरा काफ़ी वाइट दिखाई दे रही है, सफ़ेद दिखाई दे रही है, जिनका स्किन काफ़ी वाइट दिखाई दे रहा है या नेल्स वाइट दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसे एनीमिया हो सकता है। कंफर्म करने के लिए हमें पैथोलॉजिकल टेस्टिंग करानी होगी, हमें पैथोलॉजी लेबोरेटरी पर हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना होगा, तब हमें ये कंफर्म होगा कि एक्चुअली जो पेशेंट है वो एनीमिक है या नहीं है। अगली सेल्स की ओर चलते हैं हम लोग, व्हाइट ब्लड सेल्स। पहली सेल थी हमारी रेड ब्लड सेल, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स अलग अलग प्रकार में पाई जाती है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनके फंक्शंस कैसे हम अलग अलग सेपरेटली समझ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप इस बात को समझ लें कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिंग सेल के नाम से जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कहीं ना कहीं श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारी रक्षक कोशिकाएं हैं और हानिकारक पदार्थों से या हार्मफुल बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड से श्वेत रक्त कोशिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स ही रक्षा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स काम करना बंद कर दें तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर काफ़ी वीक हो जाएगा और बाहरी वातावरण के जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो हम पर अटैक कर देंगे, हमें बीमार बना देंगे। आपने सुना होगा इस कोरोना काल में हम उतने ही सुरक्षित हैं, या ये कह लें कि हम तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है। और हमारा इम्यून सिस्टम तब तक ही अच्छे से फंक्शन कर सकता है जब हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगी और व्हाइट ब्लड सेल्स प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। कुछ टेस्ट मैंने नोट डाउन कर रखे हैं कि एक्चुअली अगर आप ब्लड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कंपोनेंट ऑफ द ब्लड में आपने समझ लिया है कि कौन कौन से घटक होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। अगर उन कंटेंट के वैल्यूज़ में किसी तरीके के डिफरेंस आते हैं, कमी या ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली हम लोग बीमारी की ओर आगे बढ़ेंगे, हम बीमार कहलाएंगे। और उन केसेस को डायग्नोज करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट कराने होंगे। उदाहरण आप भी बता सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर हम एनीमिक हैं तो कैसे डायग्नोसिस होगी उसकी, पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस के माध्यम से। अगर हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं और हीमोग्लोबिन का वैल्यू अगर कम आता है तो हम कहेंगे कि वो कैंडिडेट एनीमिक है। अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस आप लोग रीड करें। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है, किस तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं, उनका नॉर्मल वैल्यूज क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।